आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज के इस क्लास में हम एसएससी जीडी के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं। आप सभी को मैं बता दूं, इसके पहले मैंने 4 क्लासेस अपलोड कर दिया है, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग एक बार चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट को एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे 4 क्लासेस मिल जाएंगी। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग सभी मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली, हिमालय, शिवालिक या विंध्य। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो वो हो जाएगी अरावली। ठीक है, जो अरावली पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके हो जाएगी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी हो जाएगी अरावली और यह राजस्थान में स्थित है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, आप क्वेश्चन नंबर केवल 22 मत देखिए, क्योंकि इसके पहले मैंने 4 क्लासेस अपलोड किए हैं, तो उसमें मैंने क्वेश्चन को कराया हुआ है। तो आज ये 22वां क्वेश्चन है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम और गंगा और सिंधु। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। सुंदरवन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका लगभग 2/3 भाग बांग्लादेश में तथा शेष भाग भारत में आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 23वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, लोहित, पद्मा, काली गंगा या इनमें से कोई नहीं। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर काफ़ी लोगों को पता होगा, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पद्मा। ठीक है, गंगा नदी जो है उसे बांग्लादेश में हम पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एलिफेंटा की गुफा मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एलिफेंटा की गुफा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, किसको समर्पित है। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, कौन सा गुफा, एलिफेंटा की जो गुफा है वह भगवान शिव को समर्पित है। हमें ये जरूर पता है कि आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो कोई मतलब रहता नहीं है वीडियो देखने से। शुरू का आप लोग थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद स्किप करके चले जाते हैं। तो ऐसा मत क्या करिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, रात को जागकर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है। ये आप जो कंटेंट देख रहे हैं खुद का क्रिएट किया हुआ है, तो ये जितना भी है सारा खुद का मेहनत करना पड़ता है। तो हमारे एक मेहनत के लिए आप लोग लाइक और थोड़ा सा वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लिया करिए, इससे आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुझे क्या होता है, आप लोग एक लाइक कर देते हैं तो खुशी हो जाती है, लेकिन आप लोग वो भी करने को तैयार नहीं है, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ, एलिफेंटा की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, एलिफेंटा की जो टोटल गुफा है वो कितनी है, 7। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, 5 + 2। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। जो 5 है वो हिंदू गुफाएं हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हिंदू गुफाएं, और जो 2 बचते हैं ये हो जाएंगे बौद्ध गुफाएं। ठीक है, बौद्ध गुफाएं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। एलिफेंटा की टोटल गुफा कितनी है, तो 7 है। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, 5 + 2, तो 5 हो जाएंगी हिंदू गुफा और 2 हो जाएंगी आपकी बौद्ध गुफा। एलिफेंटा की जो गुफा है उसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था। ठीक है, कब शामिल किया गया था, तो किया गया था 1987 में किया गया था। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1945 में यूनेस्को की स्थापना की थी। ठीक है, महाराष्ट्र की अन्य गुफा की यदि हम बात करें, तो चलिए अगले पेज पे मैं आपको बताता हूँ महाराष्ट्र की गुफा। आप लोग नोट्स जरूर बनाया करें, महाराष्ट्र की गुफा। आप लोग राइटिंग पे मत जाइए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कार्ला की गुफा, कार्ला की गुफा, और एक हो जाएगा कचारगढ़ की गुफा, कचारगढ़
गढ़ की गुफा, और औरंगाबाद की गुफा जिसमें अजंता और एलोरा स्थित है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ औरंगाबाद जिसमें अजंता और एलोरा स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है। अजंता की गुफा टोटल कितनी है, तो ये हो जाएंगे 29, और एलोरा की टोटल कितनी गुफा है, तो ये हो जाएंगे 34। और जो दोनों गुफा हैं इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, तो 1983 में यूनेस्को में इन्हें शामिल किया गया था। ठीक है, समझ में आ गया आपको। महाराष्ट्र की गुफा मैंने बता दी, तो कार्ला की गुफा एक मैंने बताया, कचारगढ़ की गुफा ये बताया, और औरंगाबाद में अजंता और एलोरा ये दोनों गुफा स्थित हैं। दोनों को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। अजंता की गुफा टोटल 29 है और एलोरा की गुफा 34 टोटल हो जाएंगी। ठीक है, अब फिर से प्रश्न की तरफ आते हैं। मैंने अभी बताया था क्या, एलिफेंटा की गुफा भगवान शिव को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। मैंने आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। महाराष्ट्र की गुफा टोटल 7 हैं, जिससे हम 5+2 भागों में बांटते हैं। 5 हो जाएंगी आपकी हिंदू गुफा और 2 हो जाएंगी आपकी बौद्ध गुफा। उम्मीद करते हैं अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस देश के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है, चीन, भूटान, बांग्लादेश या भारत। ठीक है, किस देश के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है, तो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा किसके पास है, तो चीन के पास है। किसके पास, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चीन के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ स्थायी देश टोटल कितने हैं, तो इसमें स्थायी देश टोटल होते हैं 5। कितने होते हैं, 5, और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 10। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 10। स्थायी सदस्य में कौन कौन होते हैं, तो लिख लीजिए अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रसिया। ठीक है, ऑप्शन में इसमें केवल चीन दिख रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही रहेगा, चीन। ठीक है, इसके पास में वीटो पावर रहता है। स्थायी सदस्य 5 हैं, जिसमें से यूएसए, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रसिया। अस्थायी सदस्य की यदि हम बात करें तो 5 हो जाएंगे, इसमें से एशिया और अफ्रीका से, एशिया अफ्रीका से। 2 हो जाएगा आपका साउथ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से। 1 हो जाएगा आपका ईस्ट यूरोप से, वो आपका 2 हो जाएगा वेस्ट यूरोप से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने क्या बताया, किस देश के पास संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर है, तो चीन के पास है। स्थायी सदस्य 5 हो जाएंगे, यूएसए, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। ठीक है, 10 को मैंने अलग अलग यहाँ पे बांट दिया जाता है। 5 हो जाएंगे आपको एशिया अफ्रीका से, 1 हो जाएगा ईस्ट यूरोप से, 2 हो जाएगा साउथ अमेरिका से और 2 हो जाएगा आपका वेस्ट यूरोप से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्थायी सदस्य और अस्थायी जो देश है, ये मिलकर सुरक्षा परिषद बनाता है, और यह एक यूएन का अंग होता है सुरक्षा परिषद, और इसे ही हम दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक यूएन का अंग है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दुनिया का पुलिसमैन। ये भी आपको ध्यान रखना है, दुनिया का पुलिसमैन। समझ में आ गया आपको। स्थायी सदस्य टोटल कितने होते हैं, 5। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं, 10। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सुरक्षा परिषद। और सुरक्षा परिषद एक यूएन का अंग होता है। ठीक है, और सुरक्षा परिषद को ही दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद या राज्यसभा के सभापति द्वारा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। यदि हम बात करें लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है, तो आर्टिकल 108 में इसकी बात की गई है। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है, आर्टिकल 153, आर्टिकल 136, आर्टिकल 124, अनुच्छेद 148। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 153 यानी 153। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है,
प्रावधान करता है तो आर्टिकल 153 हो जाएगा। ठीक है, 124 आप लोग ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 124 में है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और फैक्ट है उसको और मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा, गवर्नर, राज्यपाल, राज्यपाल के आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल 155 आप लोग नोट डाउन कर लें। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। आर्टिकल 156 में इसके कार्यकाल की बात किया गया है और आर्टिकल 161 में क्षमादान बताया गया है। ठीक है, किसी को क्षमादान ये प्राप्त मतलब दे सकते हैं। और आर्टिकल 213 में अध्यादेश बनाने की शक्ति इन्हें संबंधित है। ठीक है, अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है किसके? राज्यपाल की। तो यहाँ तक समझ में आ गया। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। आर्टिकल 156 राज्यपाल के कार्यकाल। आर्टिकल 161 क्षमादान की बात की जाती है इसमें। आर्टिकल 213 में अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन की तरफ फिर से आता हूं तो मैं आपको फिर से बता दूं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 153 करता है। ठीक है, आर्टिकल 124 मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है उसकी बात की गई है आर्टिकल 124 में। मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 155 क्या बताया? नियुक्ति मैंने बताया राज्यपाल की। ठीक है, 156 मैंने अभी आपको क्या बताया? कार्यकाल बताया अभी। और आर्टिकल 161 में क्षमादान बताया, क्षमादान। और आर्टिकल 213 में अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पोकोड झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पोकोड झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब या गुजरात? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा केरल में पोकोड झील स्थित है। केरल में कुछ और झील हैं उसको भी लिख लीजिए। पूककोड झील ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? केरल में। और वेल्लयानी झील काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखिएगा। वेल्लयानी झील ये आधा लॉ है और ये पूरा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। वेल्लयानी झील तमिलनाडु में कौन सा झील स्थित है? तो सोलावरम झील लिख लीजिएगा। सोलावरम झील ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में। पंजाब की बात करें तो हरिके और सुखना ये आपके पंजाब में स्थित हैं। ठीक है, हरिके और सुखना। सुखना जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ यूटी में स्थित है। गुजरात की बात करें तो कांकरिया और लखोटा झील स्थित है। कौन सा? कांकरिया और लखोटा झील। लखोटा झील ये आपका स्थित हो जाएगा। मैं आपको फिर से बता दूं, पोकोड झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो केरल में है। केरल के कुछ और झील मैंने बताया, पूककोड और वेल्लयानी झील। तमिलनाडु का सोलावरम झील हो जाएगा। पंजाब में हरिके और सुखना जो कि चंडीगढ़ में है। सुखना की बात कर रहा हूँ मैं, ये चंडीगढ़ यूटी में है। ठीक है, गुजरात की बात करें तो कांकरिया और लखोटा झील स्थित है। कांकरिया से एक फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, जगह नहीं है तो आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। SBI का जो लोगो है उसका संबंध किस झील से है? यदि प्रश्न आता है तो आप लोग का आंसर हो जाना चाहिए कांकरिया झील से असंबंधित है। ठीक है, SBI का जो लोगो है वह किस झील से संबंधित है? तो वो कांकरिया झील से संबंधित है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में। माइक नहीं है तो जो मोबाइल है वो हाथ पे रखा हुआ है, क्योंकि जो आवाज़ है वो प्रॉपर मतलब ठीक से आ सके और काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ सके, इसलिए हाथ में मोबाइल लिया हूँ और पैड पे लिख रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जहाँ भी आपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है स्टडी का, तो वहाँ पे इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताया करिए आपको वीडियो कैसा लगा, या कुछ पूछना हुआ अगर है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और
जो पॉलिटी की क्लास है वहाँ पे अन्य बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।